हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बचा हुआ पार्ट जो केमिस्ट्री का क्लास 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का आपका थर्ड चैप्टर है, परमाणु की संरचना। इसका बचा हुआ पोर्शन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले का सेशन नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, स्क्रीन पर आपको फ्लैश दिख रहा होगा। इसी तरह से इसके बाद हम करने वाले हैं, इस चैप्टर को आज खत्म कर लेंगे। कल मैं आपको दूंगी इसके सारे एग्जाम्पलर्स, प्लस आपके जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक तरह तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस चैप्टर के हिसाब से, तो इसको भी मैं इंक्लूड करूंगी। तो इसके बाद का जो सेशन आने वाला है जिसमें कि हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज, तो उस सेशन को देखना मत भूलिएगा, उसको जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे कि वो आपका एज अ टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना याद है और कितना आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट के साथ साथ जीके जीएस का भी कंटेंट की मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है, तो सेशन से जुड़े रहिए। आपको अपने एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये सब वीडियोस बहुत ज्यादा है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। हमने पिछला देखा था रदरफोर्ड किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उनका। किस तरीके से उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत सारे अपनी अवधारणाएं दी थी, बहुत सारे उन्होंने अपने क्या के कंक्लूजन दिए थे। उनका ड्रॉबैक था कि जो एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब कोई भी चीज इस तरीके से कि अगर ये मेरे पास क्या है, एक एटम है, इसके अंदर का न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। उनके हिसाब से क्या था कि जब एटम्स इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या है, अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी लूज करते 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 क्या करेंगे, वो नाभिक में आकर गिर जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ, उनके मॉडल के हिसाब से या उनकी बातों के हिसाब से क्या समझा गया कि जो एटम है ये अनस्टेबल है। और उन्होंने ये चीज बताई भी कि एटम क्या है, अनस्टेबल है, अस्थिर है, मतलब स्थिर नहीं है। पर एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, वो स्थिर है, वो स्टेबल है। तो इसकी फर्दर बात क्या करी, नील बोर आए। तो नील बोर आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोर मॉडल दिया अपना और उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो। इतनी जब यहाँ तक बातें बता दी है रदरफोर्ड ने, बहुत सारी बातें बता दी थी कि जो एक एटम है उसके अंदर जो उसका मास होता है टोटल, वो न्यूक्लियस नहीं होता है और बहुत सारी ऐसी स्पेस होती है जो खाली होती है। बहुत सारी कंक्लूजन्स थे जो कि हमने देखे थे, वो सारी बातों को इसको पॉजिटिव देते हुए बोर ने क्या बोला, बोर ने अपना एक मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर आए नील बोर, तो नील बोर ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की जगह बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है। तो इनके हिसाब से क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में प्रेजेंट थे और वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे। और जब वो रिवॉल्व कर रहे थे, मतलब जब वो चक्कर काट रहे थे सर्कुलर पाथ में, तब वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे थे, मतलब कि वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो नील बोर ने दो बातें बोली। पहली बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अब कहाँ पर है, वो ऐसे ही नहीं कहीं प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट, एक स्पेशल ऑर्बिट में है। उसका नाम उन्होंने दिया स्पेशल ऑर्बिट या डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि उन्होंने कुछ निश्चित कक्षाओं का नाम बताया, या उन्होंने क्या बोला कि वो एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विविक्त कक्षा में क्या है, वितरण इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट थे, ये जब रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं और क्या है, वो इसीलिए क्या होता है, एटम जो है हमारा एक स्टेबल होता है। तो पहले क्या उनकी अवधारणा थी, पोस्टुलेट थी कि इलेक्ट्रॉन्स केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में, स्पेशल ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते हैं। और इस ऑर्बिट का नाम क्या दिया उन्होंने, डिस्क्रीट ऑर्बिट नाम दिया, इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा दिया। ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, की मतलब जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तब उस समय क्या है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, मतलब ऊर्जा का विकिरण उस समय नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये these discrete orbit shells, इनको क्या बोला इन्होंने, एनर्जी लेवल्स बोला। तो जो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थे या एनर्जी शेल्स, ये या शेल्स थे, इसका नाम क्या दिया, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। अब आइए देख लेते हैं ये ऊर्जा स्तर क्या है। तो इसका ऊर्जा स्तर का उन्होंने, एनर्जी लेवल्स का उन्होंने नाम क्या दे दिया, ये हो गया आपका बीच वाला, ये हो गया नाभिक, न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इसके बाद क्या दिया, ये वाला पहला वाला जो शेल था उसका नाम दिया के, फिर दिया एल, फिर दिया एम, फिर इसके बाद अगर बाहर है कोई तो ये हो गया आपका एन। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या नाम दिए, जो शेल्स के नाम दिए के, एल, एम, एन। तो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थे या शेल्स थे या एनर्जी लेवल्स थे जिनका नाम इन्होंने क्या दिया, के, एल, एम, एन।
ठीक है। आप देखो, अब एक और या तो इसको आप इस अल्फाबेटिकली इसको KLMN लिख सकते हैं, या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में, इसको नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 1, या n इज इक्वल्स टू 2, या n इज इक्वल्स टू 3, या n इज इक्वल्स टू 4। कैसे? ये पहला वाला ऑर्बिट है तो मतलब k है, तो k में क्या हो जाएगा, k हो गया तो n इज इक्वल्स टू 1। फिर l है तो l क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2। L के बाद M आया तो M क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू 3। मतलब ये वाला जो पहला ऑर्बिट है, इसको मैं डिफरेंट कलर से बताती हूँ। जो पहला ऑर्बिट है उसका नंबर क्या हो गया, N इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया N इज इक्वल्स टू 1। अंदर वाला क्या हो गया, N इज इक्वल्स टू 2। फिर ये वाला क्या हो गया, N इज इक्वल्स टू 3। फिर ये वाला क्या हो गया, N इज इक्वल्स टू 4। तो इनके हिसाब से KLMNN ये शेल्स हो गए, एनर्जी लेवल्स हो गए, या इसको मैं नंबरिक फॉर्म में बोलूं तो ये क्या हो गए आपके, N इज इक्वल्स टू 1, N इज इक्वल्स टू 2, N इज इक्वल्स टू 3, N इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से ये बोर्ड की मॉडल की जो थी पोस्टुलेट्स थे, इनकी अवधारणाएं थी। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, मैं वापस से बता देती हूँ। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने जब वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए थे, वो ये बता रहे थे कि एटम क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, विकिरण कर, उसका एनर्जी का, उनकी ऊर्जा का विकिरण हो जाता है, और उस विकिरण के कारण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ गिर जाते हैं, आकर नाभिक में गिर जाते हैं। तो इसके हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था, एटम अनस्टेबल था। पर ये सबको पता है कि एटम, एक परमाणु क्या है, स्टेबल है, स्थिर है। तो इसकी बात किसने करी थी, नील बोर ने की थी। नील बोर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताया था, और इसको किस तरीके से बताया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में या एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट है। अब इस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट शेल्स, या आपको बहुत तरह तरह के नाम है आपके, जैसे हो गया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हो गया, स्पेशल ऑर्बिट्स हो गया, फिर आपके एनर्जी शेल्स हो गए या ऑर्बिट शेल्स हो गए, एनर्जी लेवल्स हो गए, इन तरह तरह के नाम से इनको जाना गया। अब ये एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, के जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास, फिर के के बाद एल, जैसे अल्फाबेट हमारी नंबर सीरीज बढ़ती है उस तरीके से ही है। सबसे पास वाला जो नाभिक के सबसे पास है वो के शेल है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, या n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया। अब यहाँ पर किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया कि एक अगर शेल है मेरे पास, के शेल, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ, मतलब सबसे सर्वाधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक मतलब आ सकते हैं किसके अंदर, किसी भी एक शेल के अंदर, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल का फॉर्मूला है 2n²। जैसे कि k क्या क्या था, k इज इक्वल्स टू, या k में क्या था, k पहला शेल है, k पहला शेल है, तो n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर n की वैल्यू थी 1, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 3, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, इस तरीके से था। अब पहला शेल है ये, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर 2n² लिखेंगे तो हो गया 2, n की वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर क्या, तो 1 का स्क्वायर का क्या हो गया 1, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आई वैल्यू 2। ऐसे यहाँ पर l क्या है, l में n इक्वल्स टू 2 है, तो 2 n की जगह हमने लिख दिया 2, और 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। इसी तरह से m में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 9, 9 2 18, तो यहाँ पर आ गया 18। तो इस तरीके से 2 8 18, तो ये 2 8 18 क्या बताता है कि एक शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैक्सिमम आकर रह सकते हैं। ये उन्होंने एक इस फॉर्मूले से निकाला। तो हमने क्या समझा कि जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक किसी भी शेल के अंदर आते हैं, तो वो क्या, अगर के शेल होगा तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर एल शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन शेल है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, इतने मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं। पर एक और बात है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स वो कितना अपने अंदर रख सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो ये भी एक रूल आया कि पहला वाला शेल अगर के है तो के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको छोड़ दिया गया, पर बाकी जितने भी शेल्स हैं उसमें मैक्सिमम अगर बाहर रहेगा, मैक्सिमम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल की बात करी जाए तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, उसके बाद अगले शेल में वो चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर हो गया 13,
तो इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसका करूं, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी है, सबको आता होगा। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? तो 2 हो गया, 8 हो गया, क्योंकि क्या बोला कि कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो पर मैक्सिमम एक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसके बाद 2, 8 अभी देखा जाए तो अगर इस हिसाब से चला जाए तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि 2 के बाद मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ पर 2 इसमें माइनस कर दिया 11 कर दिया, पर ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक में क्या है, 8 ही आ सकते हैं, 8, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, 3। तो ये आपका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 3। इसका मतलब के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। और पहले क्या होता है, जैसे के शेल भरेगा, फिर एल शेल भरेगा, फिर एम भरेगा, फिर एन भरेगा। मतलब कि ये आपका जो के एल एम शेल है, ये सबसे पहले ये वाला शेल भरेगा, फिर ये शेल भरेगा, फिर ये शेल भरेगा। ऐसा नहीं कि पहले के भर गया, फिर एम भरेगा, फिर एल भरेगा। मतलब ये सीरीज में ही चलेगा। ये भी बात क्या है, रूल के अंदर समझाई गई। आइए अब समझ लेते हैं कि अब वैलेंसी, आपकी संयोजकता क्या होती है। बोर बरी ने वैलेंसी की बात करी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो सबसे बाहरी कक्ष होता है एक एटम का, एक परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष जो होता है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी, या वो हो जाती है उसकी संयोजकता। फॉर एग्जाम्पल हम सेम चीज लेंगे, या एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था आपका, 13। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 8 और 3। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं इसको एक एनर्जी लेवल के हिसाब से बताऊं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका पहला शेल, दूसरा शेल, और ये आपका हो गया तीसरा शेल। अब देखो यहाँ पर पहले शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने यहाँ पर इसकी प्लेसिंग कर दी। एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन अंदर हो गए आपके के एल शेल में। ठीक है, एम शेल में कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। अब देखो ये जो बाहरी जो सबसे आउटर मोस्ट कक्ष में, सबसे जो बाहरी कक्ष में जो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाती है, वो उसकी संयोजकता हो जाती है, या उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी। तो यहाँ पर ये जो हो गई, ये क्या हो गई, ये आपकी डिटरमाइन करती है क्या, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VALENCY, वैलेंसी, या ये हो जाती है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो वैलेंसी जो आउटर मोस्ट शेल है उसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो उसको अपना ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करनी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करने के लिए या वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, या वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, या वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन की बात करी जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2 और 4। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 2 तो आपका पहला शेल के शेल में हो जाएगा, और 4 आपके बाहर वाले शेल में हो जाएंगे। तो ये 2 तो यहाँ हो गया, और 4, 1, 2, 3, 4। तो ये अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो कार्बन है ये 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ना लूज करने में इसको आसानी पड़ती है, ना गेन करने में आसानी पड़ती है। इंस्टेड ये क्या करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। मतलब कि ये जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट को पूरा करता है। क्यों ऐसा करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटाना, इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ऊर्जा लगेगी इसको हटाने में, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में, तब जाके ये अंदर 2 स्टेबल रहेगा। पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स वो और ले ले, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4 थे ना, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी तो सकता है। तो यहाँ पर अगर +4 हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो ये इतने बड़े न्यूक्लियस के लिए ये एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद, मतलब कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स का होना, ये इसको संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो कार्बन है ये ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। इंस्टेड ये उसको क्या करता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ, मैंने क्या बताया। सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2n² के फॉर्मूले से होता है। n की वैल्यू होती है 1। अगर k शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे,
एल शेल है आपकी तो 8 होंगे, फिर 18, फिर 32। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक शेल में, इतने आ सकते हैं। और मैक्स टू मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक शेल के अंदर रहते हैं वो 8 होते हैं, ये एक रूल है। अब इसके बाद समझा हमने कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने वैलेंसी समझी, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे वो आपकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या है, 3 है, तो ये तीन अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अगर यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन ना लूज करता है ना गेन करता है, इंस्टेड वो क्या करता है, शेयर करता है। क्योंकि अगर वो लूज करेगा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, मतलब हटा देगा, तो क्या होगा, इतना 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर लेता है, ले लेता है, तो उसको एक न्यूक्लियस को इतने ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। इसी कारण से ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। इसके बाद हमने क्या समझा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो लास्ट वाले जो होते हैं, मतलब लास्ट वाली चीज, ये इसकी वैलेंसी हो जाती है। ये सब हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए, तो बोर बरी ने क्या दिया था आपको, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। चलिए अब बचे हुए टॉपिक, चलिए तो आइए अब देख लेते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में, और प्लस एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जो आपके परमाणु संख्या होती है। तो किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो एक एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, ठीक है। और साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। अगर किसी एक एलिमेंट की मैं बात करूं, किसी भी एक XYZ एलिमेंट की, मान लो एलिमेंट X लिया मैंने, तो उसको एटॉमिक नंबर आपका हमेशा नीचे लिखा जाएगा और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो ये एक लिखने का तरीका होता है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, परमाणु संख्या नीचे लिखी जाती है, और मास नंबर द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान संख्या आपकी ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एटम क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उसके उस केस में आपके एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मास नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, उसके नाभिक के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो नाभिक बनाया मैंने, तो ये नाभिक के अंदर ही क्या होगा, सारा का सारा मास प्रेजेंट होगा। ये मैंने आपको पिछले वाले सेशंस में बताया है, ठीक है। सारा का सारा मास आपका कहाँ पर है, आपका नाभिक के अंदर है। और ना मास में क्या क्या प्रेजेंट हो गया आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो मास नंबर क्या है आपका, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये हो जाता है आपका मास नंबर। आप देख लेते हैं क्या न्यूट्रॉन आपका है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी तरह का चार्ज नहीं होता है, इट हैज नो चार्ज एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जिसका क्या है, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके पास क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए अब समझ लेते हैं क्या आपका आइसोटोप्स। तो आइसोसमस्थानिक क्या होता है, तो ऐसे एटम्स जिनका क्या है, जिनका सुनो, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो जिनका एटॉमिक नंबर, नीचे वाला मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो नीचे रहता है, जो नीचे है वो एटॉमिक नंबर, जो ऊपर है वो मास नंबर। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिनकी परमाणु संख्या एक सी होती है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, ठीक है। तो देखो प्रोटियम, न्यूट्रियम और ट्राइटियम, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। प्रोटियम आएगा पहले कि न्यूट्रियम आएगा कि ट्राइटियम आएगा पहले, याद कैसे करेंगे हम, प्राइमरी मतलब कोई चीज पहली, तो प्राइमरी का पी तो प्रोटियम का पी, ठीक है। ड्यूट्रियम मतलब कोई चीज दुगनी, डबल मतलब दुगना, दो, तो ड्यूट्रियम आ गया दो। ट्राइटियम, ट्राई से आपको समझ में आ रहा है तीसरा, ठीक है। तो प्रोटियम और ड्यूट्रियम में कंफ्यूज मत होना। तो प्रोटियम में क्या हो गया, H1 इस तरीके से लिखा जाता है, और नीचे क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या हो गया आपका मास नंबर। इसी तरह से यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर 2, फिर आपका 1 और 3। तो इसका मतलब सब में क्या है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या एक सी है। ये क्या हो जाते हैं, ये होते हैं आइसोटोप्स। टोप्स मतलब जिनकी टोपी
जो टोपी है वो क्या है, अलग अलग है। टोपी एकदम टोपी क्या है, ऊपर से दिख रही है, टोपी दिख रही तो अलग कर रही है उनको, तो आइसोटोप्स मतलब जिनकी टोपी क्या है, डिफरेंट है, टोपी अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए, एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका केमिकल जो गुण होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक सी होती है, और इनका भौतिक गुण जो होता है वो अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। आइसोटोप्स, पहली चीज के एटॉमिक नंबर एक से होते हैं, मास नंबर अलग अलग होते हैं। दूसरी चीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक सी होती हैं, और आपकी भौतिक जो गुण है वो इनके अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने ये देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल आपने कार्बन का देख लिया, तीसरा एग्जाम्पल ये क्लोरीन का है। सब में देखो आपके 17 17 6 6 मतलब कि एटॉमिक नंबर एक से, मास नंबर सब में डिफरेंट। अब बात कर लेते हैं क्या, आइसोबार। आइसोबार समभारिक, ऐसे एटम्स देखो ये दो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके कि सेम आपको क्या दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो मैं मार्कर चेंज करके दिखाऊं, जिसमें आपको सेम क्या दिख रहा है, आपको टोपी दिख रही है। ठीक है, अभी तक टोपी क्या थी, अलग अलग थी। अभी तक देखो टोपी क्या थी, अलग अलग थी। अब क्या है, आइसो बार है। ठीक है, बार है तो सेम टोपी है इसमें, और डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करी जा रही है, ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स जिसकी क्या है, टोपी एक सी है। अभी तक हमने क्या देखा था, टोपी अलग अलग, अब टोपी एक सी। जब टोपी एक सी तो वो क्या हो जाएंगे, आपके आइसोबार्स हो जाएंगे, संभारिक हो जाएंगे। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और मास नंबर एक से होते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, जिनके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होते हैं पर डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स देखो, प्रोटॉन्स क्या था, याद करेंगे, समझेंगे वापस से। प्रोटॉन्स था क्या, प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमने क्या समझा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ना, ये हमने देखा था। अब आओ देख लेते हैं न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। अभी हमने क्या देखा कि अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगी सारे न्यूमेरिकल वाले। एटॉमिक नंबर अगर मुझे पता है तो इसका मतलब कि मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है, और अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर पता है तो इससे मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता चल रहा है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मुझे पता लग जाएंगे। ठीक है, कल जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक, तो ये एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर मतलब कि अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूं, x ऊपर क्या था आपका a, नीचे क्या था z, तो मतलब न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा a माइनस जेड, a माइनस जेड। ये निकल के आता है न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। आप देखो हर एक केस में देखो 16 ऊपर है, 16 ऊपर है मतलब ये क्या है, मास नंबर है। 8 नीचे है, ये एटॉमिक नंबर है। 15 मास नंबर है, 7 एटॉमिक नंबर है। 14 मास नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है। तो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। तो 16 में से 8 गए, यहाँ पर कितना आया, 8 आया। ठीक है, अब 15 में से 7 गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 आया। ठीक, 14 में से 6 गया, 8 आया। तो इसका मतलब कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या है, जिनके प्रोटॉन्स या जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एक से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोटोन्स, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी। और तो ऐसे एटम्स जिनका प्रोटॉन बराबर है, प्रोटॉन क्या था, एटॉमिक नंबर, मतलब जिनकी एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, सॉरी बराबर नहीं, अलग अलग, जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, बराबर आए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और चैप्टर हमारा फिनिश होता है। कल जरूर इसके क्वेश्चंस कर लेना, मैं आज रात को बैठ के इसके क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करूंगी जितने आपको एनसीईआरटीज के हैं प्लस आपके डिफरेंट एग्जाम से जो आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री का एक और टॉपिक बचा है क्लास 9 स्टैंडर्ड का, वो मैं खत्म करा दूंगी। हम बायो स्टार्ट करने वाले हैं और आपको अब ये सारे वीडियोस जो हैं ये वन शॉट मिलेंगे, सब मैं इसको कंबाइन करके आपको अपलोड कर दूंगी। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।